बच्चों वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हाई स्कूल तो हम यहाँ इस वीडियो में बात कर रहे हैं हाई स्कूल में जो आपका चैप्टर नंबर 2 है अम्ल क्षार तथा लवण। साइंस में विज्ञान की बात कर रहे हैं, यानी साइंस की। साइंस में एनसीईआरटी सिलेबस के हिसाब से जो आपका 2025-26 सेशन का जो सिलेबस था और 2026-27 अभी 26 चल रहा है, तो 2026-27 के सेशन के हिसाब से जो आपका अपडेटेड सिलेबस है उसके हिसाब से यहाँ जो, हालांकि 25-26 और 26-27 में कुछ विशेष अंतर नहीं है, सिलेबस जो है आपका वो सेम ही है। अम्ल क्षार तथा लवण में पिछले वीडियो में हमने अम्ल के बारे में बात कर ली थी, अम्ल किसे कहते हैं और क्षार किसे कहते हैं, अम्लों के भौतिक गुण और क्षारों के भौतिक गुण और इसके रासायनिक गुण और उपयोग, यहाँ तक हमने कवर कर लिया है। बच्चों अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है और आप साइंस में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो आप वो वीडियो जरूर से देखें और बताए गए वीडियो के अनुसार नोट्स आप बनाते चलें, तो आपको रिवीजन में भी आसानी रहेगी। साथ ही साथ अगर आपको किसी भी विषय में कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे कि उसका निस्तारण अगले वीडियो में कर दिया जाएगा। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अम्ल, अम्ल किसे कहते हैं? अम्लों का स्वाद क्या होता है? सामान्यतः खट्टा होता है। और क्षार जो होते हैं उनका स्वाद क्या होता है? तीखा कड़वा होता है। ठीक, पहचानने के लिए सीधी सी बात है इसमें कि अम्ल जो है 0 से 7, यानी 0 से अगर 7 से 0 और 7 के बीच में अगर कोई वैल्यू है, पीएच मान है, तो वो अम्ल होगा। और अगर 7 से 14 के बीच में किसी की भी पीएच मान है तो वो होगा क्षार। और अगर 7 है तो वो होगा उदासीन। ये तो तब है जब उसका पीएच मान पता हो, और जब पीएच मान पता नहीं हो तो उसके लिए हम फिर सूचक नामक पदार्थ का प्रयोग करते हैं। सूचक क्या है? सूचक कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, जैसे कि अब मान लीजिए अम्ल है तो सिरका, या अगर हम एसिटिक अम्ल कहें, किसी को कहते हैं एसिटिक अम्ल। ठीक है, इसके अलावा सिट्रिक अम्ल है ना। कुछ अम्ल होते हैं जिनको हम क्या करते हैं कि स्वाद के हिसाब से बता सकते हैं कि ये अम्ल है या क्षार है। लेकिन कुछ अम्ल होते हैं जो हानिकारक भी होते हैं, जैसे कि H2SO4 और HCl। इनका स्वाद चाट कर मुंह से नहीं बताया जा सकता कि ये अम्ल है या क्षार है। हालांकि बताया क्या जा सकता है, इसका स्वाद चाटेंगे जैसे ही वैसे ये हानिकारक होते हैं त्वचा के लिए, तो ये मनुष्य की त्वचा को जला देते हैं। इसलिए इसका पता करने के लिए कि ये अम्ल है या क्षार, हम सूचक का प्रयोग करते हैं। अब सूचक में आता है मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज पहले हम समझ रहे हैं, अभी लिखवा देंगे। और दूसरा आता है फिनोल्फ्थालीन। मेथिल ऑरेंज और दूसरा आता है फिनोल्फ्थालीन। ठीक, ये कृत्रिम है। हल्दी जो होता है वो आपका प्राकृतिक सूचक होता है। ठीक है, सूचक क्या है? एक तरह से पेपर है, मान लीजिए। ठीक है, पेपर है, अगर इस पे हम कोई पदार्थ डालें, मान लीजिए H2SO4 डालते हैं, तो अगर ये लाल से नीला हो जाता है तो ये क्षार होगा, और अगर नीले से लाल है तो ये अम्ल होगा। इससे क्या होगा कि हमें उसको छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम उससे बच जाएंगे, उसके हानिकारक गुणों से बच जाएंगे। तो सीधी सी बात है, अगर अम्ल और क्षार पता करना है तो हमें सूचक की आवश्यकता होगी। और सूचक क्या होते हैं, इसकी परिभाषा इस तरह से होती है कि सूचक का अम्लीय विलयन में एक रंग और जबकि क्षारीय विलयन में दूसरा रंग। जाहिर सी बात है, अगर रंग अलग अलग होंगे तभी हम पहचान पाएंगे। अगर ये नीले को लाल कर देता है तो ये अम्ल होगा, और अगर लाल को नीला कर देता है तो फिर ये क्षार होगा। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं, शुरू करते हैं यहाँ सूचक के बारे में। ठीक है, हेडिंग लगा लीजिए, कौन सी? सूचक। सूचक यानी इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? इंडिकेटर्स। ठीक है, इंडिकेटर्स यानी कि सूचक। लिखिए इसमें, सूचक में क्या लिखेंगे? वे रासायनिक पदार्थ जिनका अम्लीय विलयन में एक रंग तथा क्षारीय विलयन में दूसरा रंग होता है। वे रासायनिक पदार्थ जिनका अम्लीय विलयन में एक रंग तथा क्षारीय विलयन में दूसरा रंग होता है, सूचक कहलाते हैं। सूचक कहलाते हैं। अम्लीय विलयन में एक रंग और क्षारीय विलयन में दूसरा रंग होता है, सूचक कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे में लिख लेंगे आप मेथिल ऑरेंज और दूसरा लिख लेंगे फिनोल्फ्थालीन। ठीक है, फिनोल्फ्थालीन ये है कृत्रिम। इन दोनों के आगे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कृत्रिम। ठीक है, अब प्राकृतिक सूचक के बारे में लिख लीजिए। प्राकृतिक सूचक कौन से होते हैं? प्राकृतिक सूचक है आपके जैसे कि लिटमस पेपर, लिटमस पेपर, और दूसरा एक और लिख लीजिए हल्दी। ठीक, लिटमस पेपर और हल्दी, ये दोनों है प्राकृतिक सूचक। और जो फिनोल्फ्थालीन और मेथिल ऑरेंज है ये आपका कृत्रिम सूचक है, आर्टिफिशियल इसको बनाया जाता है। ज्यादातर हम लिटमस पेपर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर अम्ल है तो लिटमस पेपर क्या होगा? नीले को लाल कर देगा। अगर अम्ल है तो नीले को लाल कर देगा, और अगर क्षार है तो लाल को नीला कर देगा। ठीक है, यानी कि पेपर आपको दिया गया, पेपर पे अगर आपने डाला, वो उसका रिजल्ट लाल निकलता है तो वो क्षार होगा, और अगर नीला निकलता है तो वो अम्ल होगा।
ठीक है, तो ये आपका हो गया सूचक। अगली इसमें हेडिंग लगा लीजिए उपयोग। सूचक का उपयोग क्या होता है? यूज। ठीक, यूज आप जानते हैं, सूचक का काम क्या होता है? अम्ल और क्षार का पता लगाने में। इसके अलावा भी कुछ इसका प्रयोग किया जाता है। क्या क्या प्रयोग हो सकता है, लिखिए। नंबर 1, रासायनिक परीक्षण। रासायनिक परीक्षण, अम्लीयता या क्षारीयता का पता करने में। रासायनिक परीक्षण, अम्लीयता या क्षारीयता का पता करने में। नंबर 2, प्रयोगशाला में अभिक्रिया के पूरी होने का पता लगाने में। नंबर 3, पीएच मान का पता लगाने में। नंबर 4, दैनिक जीवन में। दैनिक जीवन में। ठीक। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ दे कि सूचक जो होता है इसका रंग कैसा होता है प्राकृतिक, तो सूचक जो आपका प्राकृतिक सूचक होते हैं, लिटमस पेपर, ये गुलाबी रंग का होता है। ठीक है बच्चों, ये गुलाबी रंग का होता है। तो सूचक क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनका अम्लीय विलयन में एक रंग तथा क्षारीय विलयन में दूसरा रंग होता है, सूचक कहलाते हैं। ठीक है, इसके उपयोग जान लिए हमने। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग रहेगी आपकी पीएच मान। अगली हेडिंग रहेगी पीएच मान। ठीक है, पीएच वैल्यू। इसमें पीएच दो शब्द हैं। पीएच बताया था पिछली क्लास में भी। पी से होता है पावर और ऑफ, एच से होता है हाइड्रोजन। यानी हाइड्रोजन की जो पावर है, एच पॉजिटिव आयन की जो संख्या है, जो इसकी क्षमता है, उसी को हम पीएच मान कहते हैं। पीएच मान वास्तव में एक स्केल होता है, एक पैमाना होता है, इसीलिए इसको मान कहा जाता है, क्योंकि इसकी संख्या नंबर में आएगी। तो ये क्या करता है कि हमें उस पदार्थ के बारे में बताता है कि ये अम्ल है या क्षार है। ठीक है, तो वो होता है पीएच मान। और पीएच का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो क्या होगा? पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, पीएच मान। परिभाषा लिखेंगे इसमें, किसी विलयन की अम्लता या क्षारीयता, किसी विलयन की अम्लता या क्षारीयता को मापने का एक पैमाना पीएच मान कहलाता है। मापने का एक पैमाना पीएच मान कहलाता है। या दूसरी परिभाषा इसके लिए लेंगे। दूसरी परिभाषा क्या होती है? किसी विलयन में, किसी विलयन में H पॉजिटिव, इस तरह से लिखेंगे H पॉजिटिव, किसी विलयन में H पॉजिटिव आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक के बराबर होता है। सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक के बराबर होता है। सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक के बराबर होता है। यानी क्या होता है? पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 H प्लस। ठीक, इसके हाइड्रोजन आयनों की जो सांद्रता है उसके बराबर होता है। ठीक है, पीएच बराबर फॉर्मूला माइनस लॉग बेस 10 H प्लस। ठीक है, ये सूत्र होता है। इससे पहले न्यूमेरिकल्स भी आते थे कि आपको हाइड्रोजन के आयनों की संख्या दे दी जाती थी और पूछा जाता था कि इसका पीएच मान क्या होगा, तो इस फार्मूले में रख करके उसको ज्ञात किया जाता था। एनसीईआरटी में इस तरह का कुछ दिया नहीं है कि इसको सॉल्व करना है या इसके न्यूमेरिकल आएंगे। तो जब से ये सिलेबस आया है तब से इसके सवाल भी नहीं आए हैं, तो इसको यहीं से छोड़ देते हैं। जितना सिलेबस में है उतना ही पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो पीएच बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? माइनस लॉग बेस 10 और H प्लस। तो पीएच मान क्या होता है? पीएच मान बेसिकली किसी विलयन की अम्लता या क्षारीयता को मापने का एक पैमाना होता है। ठीक है, अम्लता या क्षारीयता मापने का एक पैमाना होता है। अब यहाँ एक चार्ट बना लेंगे। चार्ट बना लेंगे और उसमें ये लिख लेंगे इस तरह से। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। यहाँ लिख लेंगे 0, यहाँ लिख लेंगे 7 और यहाँ लिख लेंगे 14। ठीक, अगर 0 से 7 के बीच में है, ठीक है, 0 से 7 के बीच में, ये है क्या? ये पीएच मान है, पीएच पैमाना जिसको कहते हैं। ठीक है, 0 से 7 के बीच, तो फिर वो अम्ल है। और यदि 7 है तो वो उदासीन है। और 7 से 14 के बीच तो उसको हम क्षार कहेंगे। ठीक, एसिड, बेस और ये हो गया आपका न्यूट्रल। ठीक है, अम्ल, क्षार और उदासीन। 0 से 7 तक अम्ल और 7 से 14 तक क्षार, और अगर 7 ही है तो फिर वो होता है उदासीन। और जो उदासीन होता है वो होता है आपका वाटर, पानी। ठीक है, अब यहाँ कुछ चीजें हैं, कुछ तत्व हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं कि इनका पीएच मान क्या है। ठीक है, तो याद रखेंगे आप, जैसे नींबू का रस। स्क्रीन पर पूरी लिस्ट है, ये आप नोट कर लेंगे।
नींबू का रस जैसे इसका पीएच मान होता है कितना 2.2, खट्टा होता है स्वाद में, तो ये अम्ल होता है। दूध, दूध का जो पीएच मान होता है वो होता है 6.5। इसी तरह से रक्त यानी कि ब्लड, ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि ब्लड का पीएच मान कितना होता है, तो ब्लड का पीएच मान होता है 7.4। रक्त जो है वो क्षारीय होता है स्वाद में, ठीक है। इसी तरह से आंसू, आंसू का भी पीएच मान जो है वो 7.4 ही होता है, ये भी क्षारीय होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ जो पीएच मान के बेस पर तत्व है उनका पीएच मान आपको याद कर लेना है, और पूछा जाता है कि ये इसका पीएच मान क्या होगा ऑप्शन के रूप में, ठीक है। और इस तरह से भी घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ये भी लिस्ट आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, इसको आप अपनी कॉपी पे नोट कर लेंगे और लर्न कर लेंगे, ठीक है। और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल, संतरा में सिट्रिक अम्ल, और इमली में टार्टरिक अम्ल। टार्टरी मिलाई जाती है इमली में, खाने वाले खाई जाती है जो उसमें। और टमाटर, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, दही में लैक्टिक अम्ल होता है, नींबू और संतरा दोनों में ही सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। चींटी के डंक में पाया जाता है फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है, चींटी के डंक में। सूत्र होता है इसका HCOOH, फॉर्मिक एसिड, ठीक। तो ये हो गए आपके कुछ अम्ल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगली हेडिंग लगाएंगे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये जो अम्ल क्षार सूचक का जो कॉन्सेप्ट था ये पूरा समाप्त होता है, कुछ जो है बनाने की विधि जो आपसे पेपर में पूछी जाती है। तो हेडिंग लगा लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या हेडिंग रहेगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम का प्रतीक चिन्ह क्या होता है Na, और हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं OH, ठीक है। तो Na और OH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसमें हेडिंग लगा लेंगे बनाने की विधि, कैसे इसको बनाया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की विधि। NaCl के जलीय विलयन से, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, ये टेबल साल्ट होता है यानी नमक का सूत्र होता है, ठीक है। NaCl के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर NaOH उत्पन्न करता है, NaOH उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। तो भैया NaCl है, इसका जलीय विलयन है यानी H2O, ठीक है। इसमें प्रवाहित कर देते हैं जिससे कि ये हमें NaOH प्राप्त हो जाता है, ठीक है। रिएक्शन समझना यहाँ भैया, ठीक है। NaCl है और इसकी क्रिया हम करवा रहे हैं H2O से, H2O को क्या लिखते हैं HOH, H2O है। अब इसमें H कितने हैं, 2, ठीक है। जब 2 H हैं तो हमने देखो 2 H ही लिखे हैं, HOH लिख दिया है। इसमें क्या होता है HOH का जब ऑपरेशन करते हैं तो एक H अलग होता है, वो OH अलग हो जाता है, OH माइनस होता है, इसमें H प्लस होता है, ठीक है। ऐसे ही NaCl है, NaCl में Na प्लस होता है और Cl माइनस होता है। जब भी दो तत्व आपको दिखे उसमें पहला वाला माइनस होगा और उसके बाद वाला माइनस, पहला वाला प्लस होगा दूसरा वाला माइनस होगा, ठीक है। तो H प्लस और इसमें OH माइनस, H प्लस और OH माइनस। अब बताओ कौन किसके साथ जाएगा, Na जाएगा OH के साथ, ठीक। Na जाएगा किसके साथ, OH के साथ, और यही तो बनाना है हमको। तो यहाँ क्या बन जाता है Na, सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड की प्राप्ति हो जाती है। अब ये हाइड्रोजन है और ये Cl है, ठीक है, H और Cl। यहाँ HCl क्या होता है बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो ये अम्ल बहुत ही क्या कहते हैं, इसकी प्रकृति जो है अम्लीय ज्यादा होती है, इसलिए ये हार्ड अम्ल होता है। तो यहाँ HCl नहीं बन पाता है, उसकी जगह पर क्योंकि हम यहाँ पर वैद्युत अपघटन कर रहे हैं तो अम्ल नहीं बनता है, इसकी जगह पर यहाँ बन जाता है हाइड्रोजन गैस निकलती है तो, और दूसरी क्लोरीन गैस, क्योंकि जब वैद्युत अपघटन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है अगर वैद्युत के साथ अपघटन करेंगे तो इसका मतलब है कि उसमें टेम्परेचर हम दे रहे हैं, उसको गर्म कर रहे हैं। तो गर्म करने पर क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी और क्लोरीन गैस भी निकल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ हमें NaOH के साथ में H2 मिलता है और Cl2 भी प्राप्त हो जाता है। तो NaOH प्लस H2 और प्लस Cl2, तो क्या प्राप्त हो गया हमें, NaOH, ठीक है। बैलेंस है क्या रिएक्शन, बैलेंस करिए इसको, बैलेंस करेंगे तो देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 2, 1 3, यहाँ कितने हैं 2, तो बहुत गलत है, यहाँ भी कितने होने चाहिए, अब तो 4 हो गए, लेकिन यहाँ कितने हैं 2, 1 3, तो यहाँ भी 4 होने चाहिए, तो 2 का गुणा कर देंगे, लेकिन Na भी 2 हो गए तो यहाँ भी 2 कर दो, Cl भी 2 हो गए,
हाइड्रोजन 2 2 4, 2 दूनी 4 और 2 Na और 2 Cl। तो इस तरह से ये बैलेंस हो जाती है। बैलेंस करना आपको सिखाया गया पिछले वीडियो में, ठीक है। अगर वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो को ये क्लास खत्म होने के बाद पिछले वीडियो आप जरूर से देखें, ताकि आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होता चले। सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर आप पिछला वीडियो भी ध्यान से देखेंगे तो निश्चित ही आप ये चीज सीख जाएंगे, ठीक है। अब ये खत्म होने के बाद रिएक्शन नोट करेंगे और इसके बाद नोट डाल के नीचे लिखेंगे। नोट में क्या लिखेंगे? नोट में लिखेंगे क्लोरीन गैस एनोड पर, क्लोरीन गैस एनोड पर तथा हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मुक्त होती है। क्लोरीन गैस एनोड पर तथा हाइड्रोजन गैस एनोड पर मुक्त होती है। क्लोरीन गैस एनोड पर तथा हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मुक्त होती है, ठीक है। अब यहाँ दो चीजें आपको नई समझ में आ रही होंगी, इतना ही लिखना है नोट में। ये देख लीजिए, तो कैथोड पर क्या आपको मिलता है? कैथोड पर मिलती है हाइड्रोजन गैस और एनोड पर मिलती है Cl। कैथोड जो होता है ये आपका माइनस होता है और एनोड जो होता है ये होता है प्लस, ठीक। Cl पर माइनस होता है, हाइड्रोजन पर प्लस होता है, तो ये विपरीत आवेश वाले उसमें चिपक जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। कैथोड एनोड क्या होता है? जैसे कि बैटरी है, बैटरी के दो सिरे होते हैं, प्लस और माइनस। इसी तरह से वैद्युत अपघटन जब करते हैं तो उसमें भी दो छड़ें होती हैं। एक छड़ को कैथोड कहते हैं जो कि कार्बन की बनी होती है, और दूसरे को एनोड कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जब हम विद्युत प्रवाहित करते हैं तो दोनों पर क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस जमा होती है, वही बात आपको लिखवाई गई, ठीक है। तो यहाँ से सोडियम हाइड्रोक्साइड का काम खत्म। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे जो कि कई बार आपके पेपर में पूछा भी गया है। हेडिंग क्या रहेगी? विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण को क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। कैसे बनाया जाता है इसको? इसमें लिखेंगे बनाने की विधि। ब्लीचिंग पाउडर हेडिंग डालेंगे, उसके नीचे भी लिखेंगे बनाने की विधि। ये भी हेडिंग रहेगी, बनाने की विधि। ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाते हैं? ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या नाम लिखेंगे इसका? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। जैसे कि पिछली क्लास में हमने बताया था NaHCO3, इसको क्या कहते हैं हम लोग? बेकिंग सोडा। क्या कहते हैं इसको? बेकिंग सोडा। इसमें बीच में हाइड्रोजन आया है तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पढ़ेंगे इसको, या तो फिर पढ़ेंगे सोडियम बाई कार्बोनेट। अब इसमें बीच में O आ गया है तो इसमें O को ऑक्सी पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे हम ब्लीचिंग पाउडर को कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaOCl2। नाम रासायनिक क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब इसके लिखते हैं बनाने की विधि, कैसे इसको बनाया जाता है। तो लिखिए ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि। ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि क्या लिखेंगे? लिखिए शुष्क बुझे हुए चूने पर, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। CaO और CaOH का होल ट्वाइस। फॉर्मूला देख लीजिए भैया। CaO जो है इसको कहते हैं हम कली चूना। CaO को क्या कहते हैं? कली चूना। और अब इसमें अगर ये तो सूखा चूना है, इसमें पानी मिला देंगे, H2O मिला देंगे तो ये हो जाता है होल ट्वाइस, और इसको कहते हैं हम लोग शुष्क बुझा हुआ चूना, ठीक। क्या कहते हैं? शुष्क बुझा हुआ चूना। तो शुष्क बुझे हुए चूने पर अगर हम क्लोरीन गैस प्रोवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाता है? ब्लीचिंग पाउडर मिल जाता है, ठीक है भैया। तो ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त हो जाता है। अब देखना यहाँ CaOH है, Ca एक है और इसके पास OH कितने हैं? 2। जहां भी 2 OH मिल जाए तुरंत वहां से एक HOH को निकाल देना फटाक से। HOH को क्या कहते हैं? H2O। H2O ही क्या है? पानी है, ठीक है। यानी कि गंगाधरी क्या है? शक्तिमान, ठीक। यानी HOH ही क्या है? पानी है, H2O है, ठीक है, वास्तविकता में। तो यहाँ इसमें से एक तो HOH निकल गया, ये H के साथ में कौन बाहर हो गया? OH। यानी ये प्लस में H2O यहाँ लिख लेंगे आगे, ठीक। अभी यहाँ क्या आएगा देखना, बचा क्या है? CaO बचा है, और यहाँ क्या बचा है? Cl2, और यही क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर। तो ये यहाँ प्राप्त हो जाता है CaOCl2। CaOCl2 प्लस में H2O, ठीक है। ये ब्लीचिंग पाउडर के साथ में पानी मिल जाता है। तो ये थी आपकी ब्लीचिंग पाउडर बनाने की
विधि। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाते हैं? शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। ठीक है, ये आपकी रिएक्शन रहेगी। ये क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा भी गया है आपके। ठीक है, कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि क्या होती है या इसका सूत्र क्या होता है। रिएक्शन नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद हेडिंग डालेंगे उपयोग। ये किसके उपयोग रहेंगे? ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग। उपयोग में नंबर 1 लिखेंगे रासायनिक उद्योगों में। रासायनिक उद्योगों में। नंबर 2 पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए। पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए। नंबर 3 लिखेंगे विरंजक के रूप में। विरंजक के रूप में। विरंजक क्या होता है? कलर छुड़ाने के लिए। ठीक है, कलर को समाप्त करने के लिए। अगर कोई दाग लग जाता है तो उसको ये अगर डाल देते हैं विरंजक चूर्ण तो क्या होता है कि वो साफ हो जाता है। तो यही उसको रंग को साफ करने की जो प्रक्रिया है वो कहलाता है विरंजक, इसीलिए इसका नाम पड़ता है विरंजक चूर्ण। ठीक है, तो ये इसके उपयोग हो जाएंगे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की विधि पढ़ ली हमने। उसके बाद हमने पढ़ा विरंजक चूर्ण बनाने की विधि, ब्लीचिंग पाउडर। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे अगली हेडिंग लगा लीजिए बेकिंग सोडा। अगली हेडिंग क्या रहेगी? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को ही क्या कहते हैं? खाने वाला सोडा। बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा। इसका सूत्र होता है NaHCO3। इसी की हम बात कर रहे थे अभी, NaHCO3। और इसका नाम क्या होगा? सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या नाम होगा? सोडियम बाई कार्बोनेट। सूत्र क्या होगा? NaHCO3। और हेडिंग लगा लेंगे इसमें क्या? बनाने की विधि। बेकिंग सोडा, NaHCO3। बेकिंग लिखा है तो बेक से मतलब होता है बेकरी। इसका उपयोग बेकरी में खूब होता है। ये वही सोडा है जो पूड़ी वूड़ी बनाने के लिए क्या करते हैं? इसको फुलाने के काम आता है, इसको मुलायम करने के काम आता है। इससे क्या होता है कि जो खाते हैं हम चीजें वो अधिक खुश्क हो जाती हैं, खाने में अच्छी लगती है, कुरकुरी लगती है। ठीक है, तो ये बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा। सूत्र NaCO3 और रासायनिक नाम सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, बनाने की विधि। बनाने की विधि में लिखेंगे नेट के जली विलयन में, सोडियम कार्बोनेट के जली विलयन में, सोडियम कार्बोनेट के जली विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर, सोडियम कार्बोनेट के जली विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 के जली विलयन में यानी पानी के साथ CO2 गैस प्रवाहित करने पर बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। ठीक है, तो Na2CO3 पानी और कार्बन डाइऑक्साइड सब मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? NaHCO3 बन जाएगा, जो कि होता है आपका बेकिंग सोडा। ठीक है, बैलेंस करेंगे। देखो यहाँ 2 सोडियम है तो यहाँ 2 कर देंगे, 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन हो गए, 2 C है तो यहाँ भी देखो 2 C है और 3 2 5, 2 तिहाई 6 क्या है? और ये ऑक्सीजन 3 2 3 1 4 4 2 6 और 2 तिहाई 6। ये बैलेंस हो गया रिएक्शन। ठीक है, बैलेंस करना आप सीखते रहिए यहाँ पर। तो ये क्या था? बेकिंग सोडा बनाने की विधि। ठीक है, तो अब हमने पढ़ लिया पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर व्यंजक चूर्ण और फिर उसके बाद बेकिंग सोडा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हेडिंग। नेक्स्ट व्यंजक चूर्ण के उपयोग जैसे पढ़े थे वैसे ही यहाँ बेकिंग सोडा के भी उपयोग पढ़ते हैं। 2 चीजें इसमें और बची हैं, चैप्टर आज फिनिश कर देते हैं पूरा। उपयोग, इसके क्या लिखेंगे आप? उपयोग, यूज। उपयोग में लिखेंगे नंबर 1 बेकिंग पाउडर बनाने में। और नंबर 1 क्या रहेगा? बेकिंग पाउडर बनाने में। नंबर 2 पेट की अम्ल की अधिकता को, पेट की अम्ल की अधिकता को कम करने में। पेट की अम्ल की अधिकता को कम करने में। पेट की अम्ल की अधिकता को कम करने में। नंबर 3 सोडा अम्ल अग्निशामक में। सोडा अम्ल अग्निशामक में। नेक्स्ट हेडिंग रहेगी आपकी, हेडिंग लगा लीजिए अगली, धावन सोडा यानी कि वॉशिंग पाउडर। सोडा या पाउडर एक ही बात। ठीक है, वॉशिंग पाउडर। इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। क्या लिखेंगे? Na2CO3 और साथ में 10 अगर जल के अणु हैं तो फिर ये हो जाता है धावन सोडा। वैसे केवल सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 होता है। ठीक है, तो धावन सोडा वॉशिंग पाउडर Na2CO3.10H2O ये आपका हो जाता है सूत्र इसका। और रासायनिक नाम पढ़ेंगे आप इसको सोडियम कार्बोनेट, और 10 है तो 10 को पढ़ते हैं डेका और जल को पढ़ते हैं हाइड्रेट। ठीक है, तो डेका हाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट इसका रासायनिक
नाम हो जाता है। बनाने की विधि लिखेंगे, हेडिंग डाल लीजिए क्या, बनाने की विधि। वॉशिंग पाउडर जो है Na2CO3.10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। बनाने की विधि, बनाने की विधि में लिखेंगे सोडियम कार्बोनेट का जलीय क्रिस्टलीकरण करने पर, सोडियम कार्बोनेट का जलीय क्रिस्टलीकरण करने पर, कार्बोनेट का जलीय क्रिस्टलीकरण करने पर धावन सोडा प्राप्त हो जाता है। सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 जलीय क्रिस्टलीकरण कर दे तो हमें जल के अणु कितनी आवश्यकता है, 10। तो 10 H2O ले लेंगे सीधे इसमें, तो हमें क्या मिल जाएगा, Na2CO3 और .10H2। ठीक है भैया। तो सोडियम कार्बोनेट के साथ इसका जलीय क्रिस्टलीकरण कर दें तो हमें वॉशिंग पाउडर यानी धावन सोडा प्राप्त हो जाता है। तो ये रिएक्शन लिख लीजिए। इसके बाद हेडिंग लगा लीजिए उपयोग। इसका हम उपयोग कहाँ करते हैं, तो धावन सोडा है तो इसका उपयोग क्या करेंगे, कपड़े धोने में करेंगे। ठीक है, तो उपयोग में नंबर 1 लिखेंगे घरों की साफ सफाई एवं कपड़े धोने के लिए। नंबर 2 कांच, साबुन व कागज उद्योग में। नंबर 3 बोरेक्स के उत्पादन में, बोरेक्स। ठीक है, बोरेक्स इस तरह से लिखेंगे। बोरेक्स ये एक यौगिक होता है कांच का, इसे कांच बनाई जाती है। इसका सूत्र होता है Na2B4O7। बोरेक्स या सुहागा भी इसको कहते हैं। ठीक है, बोरेक्स के निर्माण में। अगला नंबर लिखेंगे जल की स्थायी कठोरता हटाने के लिए, धावन सोडा के उपयोग लिख रहे हैं। चौथा नंबर लिखेंगे जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए, जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए। रिएक्शन नोट कर लीजिए। अब इस लेसन का लास्ट टॉपिक रहेगा आपका आज का, जो कि है पीओपी। पीओपी यानी इसको कहते हैं हम प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी। हेडिंग लगा लीजिए इसके बनाने की विधि। पहले इसका सूत्र लिखते हैं, है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब पेरिस जो है ये एक फ्रांस की राजधानी है। पेरिस में सबसे पहले इसको बनाया गया था, इसलिए इसका जो नाम है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस, पेरिस का प्लास्टर कहते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि वहीं इसकी खोज हुई थी और सबसे पहले वहीं बनाया गया था। तो इसका सूत्र होता है CaSO4। फॉर्मूला क्या लिखेंगे इसका, CaSO4 का होल ट्वाइस और H2O। ठीक, CaSO4 का होल ट्वाइस और H2O। या ये दो यहाँ से हटा के यहाँ भी लिख सकते हैं, या इसको इस तरह से लिख सकते हैं CaSO4.2H2O। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है। कैल्शियम सल्फेट, रासायनिक नाम क्या लिखेंगे, कैल्शियम सल्फेट। और ये जल है, इससे आधा है ये, तो इसको कहेंगे हेमी हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट और हेमी हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। बनाने की विधि, बनाने की विधि में लिखे जिप्सम को, जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर, जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर, जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर, जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट बनाता है। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट बनाता है, जिसे जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। 373 केल्विन पर इसको गर्म करते हैं तो ये हेमी हाइड्रेट के अणुओं में टूट जाता है और इसे ही हम क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। ठीक है, तो जिप्सम का सूत्र लिखेंगे CaSO4.1/2H2O और प्लस आधा जल का अणु इसमें और लेंगे। ठीक है, इसको मिला देंगे तो मिलाने पर ये आधा और आधा जल का अणु है, ये हो जाता है 1। ठीक है भैया, तो CaSO4 जल का अणु तो 1 हो जाता है, लेकिन जो CaSO4 है ये हो जाते हैं आपके 2। ठीक है, बैलेंस कर लेंगे तो यहाँ इसमें 2 का गुणा कर दिया जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा CaSO4 का होल ट्वाइस H2O। और या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं CaSO4 का होल ट्वाइस डॉट 2H2O। ये किसका सूत्र है, POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है CaSO4 का होल ट्वाइस डॉट H2O, वहीं जिप्सम का जो सूत्र होता है CaSO4 डॉट आधा H2O यानी 1/2H2O। कंफ्यूजन में मत रहना। ठीक है, जिप्सम अगर है तो उसमें आधा जल है 1/2H2O, और अगर POP है प्लास्टर ऑफ पेरिस है तो उसमें जल आधा नहीं है, पूरा है CaSO4 का होल ट्वाइस और H2O। ठीक है, तो ये आपका था प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि।
अब इसके उपयोग की अगर हम बात कर लें, उपयोग, यूज, उपयोग में लिखेंगे नंबर 1, प्लास्टर ऑफ पेरिस है तो इसका डॉक्टर भी उपयोग करेंगे, है ना। तो पहले लिखेंगे नंबर 1 में खिलौने बनाने में, खिलौने बनते हैं, इसकी मूर्तियां बनाई जाती हैं। नंबर 1 खिलौने बनाने में। नंबर 2 सजावट का सामान बनाने में। नंबर 3 सतह को चिकना करने में। नंबर 4 डॉक्टर द्वारा टूटी हड्डियों को स्थिर रखने के लिए, प्लास्टर चढ़ाया जाता है जब हाथ टूट जाता है, हाथ पैर या शरीर के किसी भी हिस्से में जहाँ चोट लग जाती है, हड्डी टूट जाती है, तो उसको सीधा स्ट्रेट रखने के लिए पीओपी का ही इस्तेमाल किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है भैया, तो ये हो गए आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी के उपयोग। हमने सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ा, NaOH, इसके बनाने की विधि, उपयोग। इसके बाद व्यंजक चूर्ण पढ़ा। इसके बाद बेकिंग सोडा, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये आपके मेन टॉपिक थे इस लेसन के। मेन हालांकि तो पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, इसके एक एक भाग से क्वेश्चन आते ही आते हैं। सबसे पहले इसमें हमने पढ़ा था अम्ल, क्षार और उसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण, इसके बाद उपयोग, फिर इसके बाद सूचक, फिर इसके बाद पीएच मान, और पीएच मान के बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड, व्यंजक चूर्ण और बेकिंग सोडा, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और यहाँ से आपका चैप्टर हो जाता है फिनिश। ठीक है, तो ये चैप्टर 2 था रसायन विज्ञान में। दूसरा चैप्टर समाप्त हो चुका है और इसी तरह से हम आगे जो चैप्टर 3 है वो अगले वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दें। ठीक है भैया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।